बहुत शुक्रिया। ये थी अतियातुल वकील जो इख्तलाफी नोट पेश कर रही थी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारे आज के मौजू के हवाले से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू डिपार्टमेंट 1122 के ताउन से एक तरबियती नशिस्त का अहतमाम किया गया है। मैं दरख्वास्त करूँगी रेस्क्यू 1122 की टीम की फिरदौस ज़ुबैर साहिबा को कि मैडम आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू फरमाएं। आप सबकी भरपूर तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से आपकी स्पीचेस सुन रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक शाऊर बेदार हुआ है। जैसे बहुत से बच्चों ने आके गुल प्लाज़ा की एग्जांपल दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो इन सवालात के पीछे इनके जवाबात कौन देगा? अदारे देंगे या हम खुद ज़िम्मेदार हैं? देखिए, हम कभी भी अपना एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए ना बात। हम अदारों पे, हम पाकिस्तान पे, हम प्यारे मुल्क के ऊपर बात करते हैं, लेकिन क्या हम कहाँ पे कसूरवार हैं? अगर हम एक घर बनाते हैं, हम 5 करोड़ 2 करोड़ एक आम सा 2-2.5 मरले का घर भी कम से कम 1.5 करोड़ तक आ रहा है। अगर हम और एक रुपया हम कितनी मेहनत से कमाते हैं और अपने बच्चों का एक फ्यूचर बनाते हैं कि हम एक घर डिज़ाइन करें जिसमें हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकें। अनइंटेंशनली होता क्या है, उस घर के अंदर हम एक गैर मियारी किस्म की इंस्टॉलेशन करवाते हैं। हम जो बिजली के कनेक्टर लगाते हैं, हल्के किस्म के लगा लिए, लो क्वालिटी के लगा लिए। फिर हमारे घर में जो, अगर खुदा ना खास्ता इचरा में आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था, घर में आग लगी, 4 बच्चों की डेड बॉडीज़ हमने खुद निकाली। वहाँ पे कौन ज़िम्मेदार था? बाहिस्सत इंसान शहरी, हम पहले अपने घर से साफ़ करें, अपने घर में से देखें हमारे घर में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम बात करेंगे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे घर में क्या कितनी सेफ्टी है। सेफ्टी हमारे घर में तो हमने खुद करनी है, वो हुकूमत नहीं करेगी, वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम अपना घर जब खुद बनाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप अपने किचन को ओपन प्लेस पे बनाएं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने घर के अंदर जो किचन बनाते हैं उसको लुक लाइक का कमरा बनाते हैं। फिर उस कमरे के अंदर हम क्या करते हैं, एलपीजी का सिलेंडर भी रखते हैं, उसके अंदर फ्रिज भी रखते हैं, उसके अंदर ओवन भी रखते हैं, उसके अंदर हमारी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनें होती हैं सब उसके अंदर पड़ी हुई हैं, उसके अंदर कुकिंग ऑयल्स पड़े होते हैं हमारे, उसके अंदर वुड वर्क हुआ होता है। तो किचन हमारे घर का एक बेसिक बॉम्ब बन जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई हादसा किचन में आपके घर में रूनमा होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके अपने कपड़ों को आग लग जाए, हमें समझ नहीं आती हमने करना क्या। तो आज की इस जो छोटी सी तकरीब है, इसके अंदर रेस्क्यू 1122 का जो किरदार है वो एक ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम अब बाहिस्सत शहरी, हम अपने घर से ABC पहले पढ़ते हैं ना, XYZ तो बाद की बात है, पहले ABC तो पढ़े हम कि ABC में हम किसी की खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई बंदा बेहोश हो जाता है, आया कि हमारा उसमें पहला कदम क्या है? हमारे माँ बाप में से किसी को सांस का रास्ता बंद हो गया है, चॉकिंग हो गई है। आप में से अक्सर माँ बाप के को मतलब चॉकिंग का मसला होता है, किस वजह से? अस्थमे की वजह से। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, दिल की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती है और हमें पता ही नहीं होता कि खुदा ना खास्ता हमारे घर में एक मरीज़ इंसान है, उसके साथ कभी हादसा पेश आएगा तो हमने करना क्या है, हमें वो पता ही नहीं। तो आज हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़र्स्ट एड का वैसे तो टॉपिक काफ़ी लेंथी होता है, और काफ़ी लेंथी से मुराद कि हम अगर इसका फुल स्टॉप देखें तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें कम अज़ कम बेसिक इक़दामात पता हो, खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा हो जाए तो हम उसमें किस तरह से अपने प्यारों को बचा सकते हैं। इस आज की छोटी सी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर नंबर 1 कार्डियक अरेस्ट। आप सब ने कुछ माह पहले एक वीडियो देखी होगी, एक लेक्चरर क्लास में लेक्चर दे रहा था। किस किस ने वीडियो देखी, ज़रा हैंड रेज करें। एक लेक्चरर क्लास में लेक्चर दे रहा था, लेक्चर देते हुए उसके सामने बिल्कुल यंग बच्चे बैठे हैं। आप तो बहुत छोटे बच्चे हो ना, उसके सामने तो एक बिल्कुल यंग बच्चे बैठे हुए थे।
अब उन यंग बच्चों को नहीं पता कि अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसको दिल का दौरा पड़ गया है, तो उस सूरत में हम उसके लिए क्या बेहतर अमल कर सकते हैं। हमारे घर में किसी इंसान का सांस रुक जाता है तो हम क्या कदम उठाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस बंदे को पानी पिलाते हैं। नंबर 2, फिर आप अगला स्टेप क्या करते हैं? उसके हाथ पाँव रब करना शुरू कर देते हैं। तो आया हम वो सारे ही काम गलत करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें बेहतरीन काम क्या करना चाहिए किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए? आपके घर में कोई हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहला कदम आपने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। फर्स्ट योर ऑन सेफ्टी, देन आप पेशेंट की सेफ्टी की तरफ जाएं। पेशेंट की सेफ्टी किस तरह से होगी? ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं बाएं आगे पीछे देख के आप पेशेंट के पास बैठेंगे और उसका हालो हवाल पूछेंगे। क्या हालो हवाल पूछना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ट्रेंड फ्रॉम रेस्क्यू 1122, आपको क्या हुआ है? मरीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप कंधे थपथपा के पूछ सकते हैं, सर अब डेमो दे देंगे सर। सबसे पहले आपने खतरात को चेक किया। नंबर 2, आपने कंधे थपथपा के पूछना है कि सर आपको क्या हुआ है, अम्मी आपको क्या हुआ है, आप मुझे सुन रही हैं, अम्मी आपको क्या हो गया? उसके बाद अब कोई जवाब नहीं आ रहा, अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे जो प्यारे हैं वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चले गए हैं। अब वो बेहोश हालत में है या नींद बेहोशी की हालत में, तो हम सबसे पहला काम उसको पानी पिलाने वाला करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने कभी भी किसी बेहोश मरीज़ को, और ऐसा मरीज़ जो नींद बेहोशी की हालत में, उसको पानी नहीं पिलाना। ये आप अहद करें कि हम बेहोश मरीज़ को, नींद बेहोशी की हालत में मरीज़ को कभी पानी नहीं पिलाएंगे। कोई इंसान शुगर की कम हो जाने की वजह से बेहोश हो गया है, तो कभी भी जो बेहोश हो गया उसके मुंह में कोई कैंडी, कोई हनी कुछ ना डालें। आप बेहोश मरीज़ के मुंह में आप कोई भी चीज़ डालते हैं, उसके सांस के रुकावट का बाइस बनेगा और मरीज़ की जान ले जाएगा, मरीज़ की मौत वाक़या हो जाएगी। आप जब बेहोश मरीज़ के गले में पानी के कुछ कतरे भी डालते हैं, चम्मच से भी पानी डालते हैं, वो पानी जाके अंदर मतलब अपना रास्ता नहीं बना पाता। उसको वो पानी खुराक की नाली में चला जाए तो मैदे में चला जाएगा, और अगर सांस की नाली में चला गया तो फेफड़ों में चला जाएगा, और फेफड़ों में पानी के कुछ कतरे भी जाएंगे, चॉकिंग करेंगे और मरीज़ की डेथ कर देंगे। इसलिए कभी भी बेहोश में हम जब देखें ना, हम पानी पीते हैं तो हम यहाँ पे अपने मसल को यूटिलाइज़ करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो खाना अंदर जाता है, पानी का सिप अंदर जाता है। तो बेहोश मरीज़ को तो सारे सेंसेस ही आउट हो जाती हैं, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इस वजह से जो इंसान बेहोश हो गया है उसको आपने पानी नहीं पिलाना। आपने क्या करना है, फ़ौरन से उसको चेक करें, कंधे थपथपा के पूछें, सर मैडम आपको क्या हुआ है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने इसको साथ में अपने बोलना भी लाउडली। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब आप इसका सांस चेक करें, मरीज़ का सांस चल रहा है कि सांस तो नहीं बंद हो गया। अपना कान उसके नाक के पास ले जाएं, सर प्रैक्टिस साथ डेमो दें। अपना कान उसके नाक के पास ले जाएं, देखना अपने चेस्ट का राइज एंड फॉल है। जिस तरह से उसकी सीने के अंदर हरकत होती है, तो हमारे ये मसल्स ऊपर नीचे हरकत करती है ना, ये चीज़ चेक करनी है, हरकत हो रही है सीने के अंदर। अगर उसकी सांस की रास्ते के अंदर मूवमेंट हो रही है, सांस ले रहा है मरीज़, तो फिर आपने उसको करवट के बल लटा देना है और रेस्क्यू 112 को इमीडिएटली कॉल कर देनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मरीज़ के सांस नहीं ले रहा, मरीज़ बेहोश है, सांस नहीं आ रहा, सबसे पहला स्टेप कॉल 1122। रेस्क्यू 1122 की जो तमाम सर्विसेज हैं फ्री हैं, ट्रेनिंग फ्री है, एम्बुलेंस फ्री है, फायर व्हीकल फ्री है। आपको तमाम सर्विसेज रेस्क्यू 1122 फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता, और आप तारीफ़ वो जो दुनिया करे। तो रेस्क्यू 1122 के हम मतलब जाते हैं, लोग हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि एक वाहद अदारा है जो कि बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, और इनकी काम की अभी देखिए आपने फ्लड में देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है। तो आपने इमरजेंसी नंबर याद रखना है। आपने जब कोई इमरजेंसी होगी, मोबाइल पकड़े 1122, कोई कोड नहीं लगाना, सिंपल 1122 डायल कर दें और आपकी कॉल कंट्रोल रूम में मुंतकिल हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ खड़े होकर भी कॉल करेंगे 1122 ही डायल करना है। चाहे आप सिंध में यूज़ करें 1122 करेंगे, पंजाब में करें 1122, बल्गिस्तान में करें 1122, बलोचिस्तान में करें 1122। इसके अलावा कोई आपने कोड ऐड नहीं करना, वहाँ के मुतलका जो भी कंट्रोल रूम वहाँ पे आपकी कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जब कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, इससे अगला स्टेप आपने अपना नाम बताना है, आपने मरीज़ की कंडीशन बतानी है। मेरा नाम फिरदौस है, मेरे घर में मेरी अम्मी बेहोश हो गई हैं
उनको सांस नहीं आ रहा, वो बेहोश हो गई हैं, हम परेशान हैं, आप काइंडली किसी को भेज दें। अब उसमें पूछा, अब ये तो एक घर की बात की, अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में आग लग गई है तो क्लियर कट बताएं, बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी है, 10 मिनट आपने किसी मरीज़ की मदद करनी है, एक ऐसा मरीज़ जिसका सांस बंद हो गया है। अगर उसमें आप रेस्क्यू का वेट करेंगे तो हो सकता है कि 10 मिनट के बाद वो सांस उसकी मुकम्मल बंद हो, बंदा कम्प्लीटली बेहोश हो जाए। इसलिए इन केस इमरजेंसी इमीडिएटली कॉल 112। कॉल करने के बाद आपने उसकी मिड ऑफ द स्टर्नम, सीने की दरमियानी हड्डी जहाँ पे सारी पसलियाँ जुड़ती हैं आके मिलती हैं आपस में, इसका जो दरमियानी हिस्सा इतना, इसके दरमियान में अपने हाथ की हथेली को रखना है, पावर हैंड ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपने दोनों हाथों को इस तरह से आपने जोड़ना है और इस तरह से फिर आपने अपनी पोजीशन बना लेनी, अपने बाजुओं को फुल स्ट्रेच कर लेना है 90 के एंगल के ऊपर, 90 का जाविया आपका बने। आपके जो जितने भी जोड़ हैं, रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, आपके शोल्डर जॉइंट सब एक सीध में आ जाए और अपने हाथों को फुल टाइट कर लें और अपने जोड़ जो हैं जॉइंट्स को आप बिल्कुल फ्रीज कर दें। अब आप अपनी बॉडी की फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे, ज़्यादा डेमो दें इसका करके, कंप्रेशन देना स्टार्ट करें के ऊपर। ये दोनों लाइनें जहाँ पे क्रॉस होंगी वहाँ पे आपने हाथ की पोजीशन बनानी है। सबसे पोजीशन कौन सी है? पावर हैंड जो है आपने ऊपर रख लेने अपने हाथ के, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है और उसके साथ आपने क्या करना है, कंप्रेशन शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110। स्टॉप CPR। 1 मिनट के अंदर मैंने काउंटिंग शॉर्ट की है, 1 मिनट के अंदर हमने 100 से 120 कंप्रेशन उसकी चेस्ट के ऊपर देने हैं 1 मिनट के अंदर, और बहुत स्पीड से नहीं दे देने। हमारी स्पीड इतनी हो कि उसकी चेस्ट नीचे जाए और उसको पूरा वापस भी आने दे। हमारा हार्ट क्या काम करता है? इकट्ठा करता है ब्लड, फिर भेज देता है, इकट्ठा करता है, भेज देता है। ये लुक लाइक अ पंप काम करता है। तो हमने इसी तरह से उसके हार्ट को दोबारा से रिसेसिटेट करते हैं, CPR करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन कर रहे हैं कि जो खून का निज़ाम है वो दिल से फेफड़ों की तरफ जाए, गर्दिश करें, वापस ऑक्सीजन ले और वापस दिल में आए, दिल दोबारा उसको पंप करे, पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दे ताकि इंसान जो है वो दोबारा से रिसेसिटेट होने से बहाल हो जाए। और इससे बड़ी आपको एग्जांपल मैं दे नहीं सकती कि मेरी अपनी वालदा का CPR हुआ और 2 साल आफ्टर CPR के मेरी मदर 2 साल ज़िंदा रही है। अगर मैं अनट्रेंड होती, मैं कुछ ना करती, तो मैं भी लोगों की तरह रो दो रही होती और फिर यही बस किस्से सुना रही होती कि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो वो मेरी गोद में उनका सर था, मैंने बस पानी पिलाया है और बस 2 घूंट पानी पिया है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके 2 सिप जो पानी है ना उसी ने उसकी जान ले ली है। तो कभी भी किसी बेहोश मरीज़ को पानी ना पिलाए। थैंक यू सो मच सर। अगर मरीज, अब आपने ये अमल कब तक करना है? कम से कम 5 मिनट तक मुसलसल कंप्रेशन देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। अब मैंने आपको बताया कि 3 से 4 मिनट के ऊपर हमारी एम्बुलेंस सर्विस आ जाती है। आप अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है, आप फ़ोन पे बताएं, ठीक है, आपको फिर एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। तो कम से कम रेस्क्यू को आने में 10 मिनट लगेगा और इसके ऊपर हमारी इतनी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा अगर हमारी एम्बुलेंस लेट हो जाती है तो उसके ऊपर पूरी हमारी पैनल बैठता है, इंक्वायरी होती है कि आप क्यों लेट पहुँचे, क्या आपने CPR क्यों नहीं किया। और यहाँ तक कि जब फ़ोन पे बता दिया जाता है कि मरीज़ बेहोश है, फिर हमारे जो कॉलर पूछते हैं सांस आ रही है कि नहीं आ रही, हम उनको टेली CPR बताते हैं, उनको फ़ोन पे बताना शुरू हो जाते हैं सांस नहीं आ रही, आप सीने के दरमियानी हड्डी के ऊपर अपने दोनों हाथों को बाउंड करें और आप 90 का जाविया बनाते हुए दबाना शुरू कर दें। चलें, कम से कम किसी की ज़िंदगी इस तरह बच से। रेस्क्यू के आने से पहले तक हमारा नुमाइंदा कॉल पे टेली CPR बता रहा होता है। तो CPR हमें अक्सर औक़ात हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं जी हमारी अब्बू फौत हो गए हैं तो अब इनको तकलीफ़ ना दें, कंप्रेशन ना दें। मेरा एक छोटा सा मैंने एक वाक़या शेयर करूँगी। मैं जिन्ना हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, तो एक
नौजवान आदमी अपनी मदर को लेके आया जो कि टूटी हुई सांसें ले रही थी। देखते ही देखते डॉक्टर ने जब देखा कि उसकी सांस अचानक से वो जो हल्की हल्की सांस थी वो भी बंद हो गई, उन्होंने जल्दी से उसको ईटीटी पास की, जो सांस के रास्ते में जो एक नाली डालते हैं सांस के रास्ते को बहाल करने के लिए, वो डाली। साथ उन्होंने सीपीआई शुरू कर दिया, साथ ईसीजी हो रही है और साथ उसको मतलब कार्डियो स्पॉट इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं और इवन डैट के इलेक्ट्रिकल शॉक भी उसको डिलीवर किया गया। लेकिन वो जो औरत थी वो ना रिकवर हो सकी, तो क्योंकि उसको कैंसर था, वो कैंसर पेशेंट थी और अब उसका कैंसर लास्ट स्टेज पे था। अब वो जो यंग लड़का, जब उस वक़्त उसकी माँ थी वो पैनिक हो गया और माँ बाप की जगह पे तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान कोई दूसरी राय नहीं रखता। वो इतना परेशान हो गया कि उसने इमीडिएटली डॉक्टरों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और उसने टिपिकल एक पंजाबी के अल्फाज मुझे आज भी वो याद हैं, मैं अपनी माँ नू ठीक लैके आए सी तुसी नप नप के मारता है। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो बेटा अभी आप छोटे हो, आपको पता होना चाहिए। बाहर के ममालिक के अंदर 10 साल का बच्चा इतना अच्छा सीपीआर करता है कि अक्ल दंग रह जाती है और हमारे बच्चों को अभी तक पता ही नहीं कि सीपीआर होता क्या है। खुदा ना खासा घर के अंदर कोई बंदा बेहोश हो जाता है तो आप सीपीआर नहीं कर सकते, तो आप कम अज़ कम अपने माँ बाप को, अपने किसी बड़े को ये तो कह सकते हैं कि अंकल आंटी मामा बाबा आप 1122 पे कॉल कर दे। जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में आता है ना तो पैनिक हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। वो पैनिक सिचुएशन में ना वो कॉल तो करता है, किसको कर रहा है, बड़े भाई को कर रहा है, छोटे भाई को आता है, किसी रिश्तेदार को बुला रहा है, फ़लाँ को बुला रहा है, अम्मी की सांस नहीं आ रही, अम्मी ऐसे हो गई, तो नहीं करते, तो 1122 पे कॉल नहीं करते। तो आपने फ़ौरन क्लिक करना है कि इमरजेंसी हो गई है तो 1122 पे कॉल कर दें, घर में आग लग गई 1122 पे कॉल करें। इसी के साथ साथ एक छोटा सा और जो हमें ज़्यादातर फेस करना पड़ता है कि सडनली बच्चे सांस रोक लेते हैं और जो क्रॉलिंग किड्स होते हैं, आपके घर में भी छोटे बहन भाई होंगे जो रिड़ते हैं आसान ज़ुबान में, तो वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हुए कोई भी चीज़, कैंडी, टॉय, अक्सर माएँ रोटी का नवाला पकड़ा देती हैं, सेब का टुकड़ा काट के बच्चे के हाथ में दे देती हैं और वो बच्चा क्योंकि चबाता है, उसको चबाते वो तोड़ भी लेता है, वो गले में जाके बच्चे के फंस जाता है। तो अगर खुदा ना खासा ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें गले के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है, तो उस सूरत हाल में हम रेस्क्यू के अदारे के आने से पहले क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी उसमें क्या है। हम अक्सर औकात देखते आ रहे हैं जब सांस लेना बंद कर देते, गले में चीज़ फंस जाती है तो हम फौरन से बच्चे को पकड़ के ऐसे मारते हैं। आज के बाद हमने ये ऐसे नहीं मारना। आज के बाद हम क्या करेंगे, इस बच्चे को फ़ौरन ज़मीन पे लेकेंगे, इस तरह से उसका फेस ज़मीन की तरफ करेंगे। देखिए जब गले में कोई चीज़ फंसी हुई है और हम उसको नीचे नहीं कर रहे और ऐसे ही मारी जा रहे हैं तो वो कभी भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। आपको पता है ना कि एक ज़मीनी कशिश भी होती है, ठीक है, ग्रेविटी भी बनानी है ताकि ज़मीन भी अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो अपने बच्चे को फ़ौरन इस तरह से उल्टा कर लेना और अपने बाजू पे लटा लेना है। अगर चेयर है चेयर पे बैठ जाए, चेयर नहीं खड़े होकर भी कर सकते हैं। और इसके ये जो स्कैपुलाज हैं, ये जो बड़े शोल्डर के कंधों को ब्लेड है ना, बड़ी चौड़ी वाली हड्डियाँ, इसके दरमियान में 1 2 3 4 5 मारना नहीं है। आपने अपने हाथ को आगे स्किप करना और आगे इस हाथ से अपने इसका मुंह खोलना है ताकि उसकी गर्दन के मोहरे भी प्रोटेक्ट रहें। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से पकड़ के ये अमल करें तो क्या होगा, बच्चा क्योंकि बेहोश हो गया, अब उसकी गर्दन के ये जो मोहरे हैं, आप बेसिकली उसके मोहरों की हिफाजत नहीं कर रहे। वो उसकी जब आप थपकी लगाएंगे, ये देखिए, तो क्या होगा, हो सकता है उसका कोई मोहरा यहाँ से हिल जाए, बच्चा अपनी क्या उसको कहते हैं, अपनी याददाश्त खो बैठता है, या उसके बाजू का हम कहते हैं कि पैरालाइज हो जाता है क्योंकि यहाँ से सारी नर्व्स गुजर रही हैं। हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी। रीढ़ की हड्डी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद दूसरे बाजू पे। अब आपने दूसरे बाजू पे जब लेके आना है तो फिर भी आपने यहाँ से पकड़ना है। ये 1 साल तक के बच्चे का बता रही हूँ। आप यहाँ से पकड़े, दूसरे बाजू पे ले आए, उसकी टांगों को इस तरह अपनी दोनों अपने बाजू के इर्द गिर्द कर लें। उसके भी निपल्स के दरमियान में आपने 2 उंगलियाँ रखनी है। 1, हवा निकल रही है ना बाहर, तो इसका फेस अभी भी नीचे की तरफ, और आपने 2 उंगलियाँ सीने की हड्डी पे रखते हुए 1 2 3 4 5 5 बार पीछे थपकियाँ देंगे, 5 बार उसको चेस्ट के ऊपर हम जब थ्रस्ट देंगे तो उसकी चॉकिंग क्लियर हो जाएगी। और अगर नहीं होती तो अब क्या करेंगे, बच्चा तो बेहोश है, नीला हो गया और उसकी चॉकिंग क्लियर नहीं हो रही,
तो आप बच्चे को फ़ौरन ज़मीन पे रखेंगे, टेबल पे रख लें, ज़मीन पे रख लें और इमीडिएटली 2 फिंगर्स रखेंगे उसकी मिड ऑफ दिस स्टर्नम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जिस तरह हमने बड़ों में CPR किया था, बड़ों के अंदर हमारी जो पोजीशन थी वो ये थी। बच्चे के अंदर 1 साल के बच्चे के लिए हम 2 उंगलियाँ इस्तेमाल करते हैं, 2 फिंगर्स रखें, कंप्रेशन दें। अगर बाज़ औक़ात लोगों के नेल्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि नेल्स की वजह से हम कंप्रेशन नहीं दे सकते, उस सूरत हाल में आप थंब से भी कर सकते हैं। बच्चे को अपनी बाजू में हाथों में लें, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम CPR करेंगे 100 से 120 बार कंप्रेशन। और इसी में अडल्ट में भी हमने 100 to 120 कंप्रेशन और रेट हमारा 2.5 इंच। बड़े में बच्चों के अंदर 1/3 है और जो 1 साल से 8 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर हमने कैसे उसकी चॉकिंग को क्लियर करना है। कोई बच्ची आ जाए मेरे पास जल्दी से, कोई छोटी बच्ची आ जाए बेटा। अगर भी किसी बड़े को चॉकिंग हो जाए तो उस वक़्त हमने क्या करना है। आपने अक्सर देखा होगा गले में कोई चीज़ लगती है तो हम फ़ौरन इशारे से पानी मांग रहे होते हैं, बोला नहीं जा रहा होता, सांस नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा होता, कफिंग कर रहा होता मरीज़। तो आप उस सिचुएशन में मरीज़ के बैक साइड पे जाएं। इसको क्या अपनी बेटा टांगी खोल लें ज़रा, टांगे खुलवा के अपनी दाईं टांग उसकी टांगों के सेंटर में रख देनी है। बेटा अपनी नेक को होल्ड करो, अपनी गर्दन की तरह से पकड़ो। जब भी इंसान को चॉकिंग होती है ना तो उस वक्त इंसान का इतना खौफज़दा होता है कि उसको लगता है मैं हाथ छोड़ूंगा मेरा सांस रुक जाएगा, वो अपनी गर्दन के साथ पकड़ लेता है और कफिंग करता है। आपने अपनी दाईं टांग अपनी पावर लेग उसकी टांगों के सेंटर में रखनी है, हाथों को अनक्लच करवा देना है। अनक्लच करवाते हुए जहाँ पे सीने की हड्डी ख़त्म होती है, जहाँ पे नेवल है, अम्बिलिकल्स जो है, इसके दरमियान में आपने दूसरे हाथ की फीस बनानी, अंगूठा अंदर, उंगलियां इस पर सवार, ये आपने टो बाहर रख देनी। इस तरह से राइट हैंड आपका ऊपर आएगा। पहले बच्चे को आगे तरफ बेंड कर लेते हैं, थोड़ा आगे से झुक जाए। थोड़ा सा झुकने से आपके ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये लूज़ हो जाएंगे। अब राइट हैंड आपका ऊपर आ जाएगा। आपने इनवर्ड अपवर्ड अंदर की तरफ ऊपर की तरफ में थ्रस्ट नहीं दे। थ्रस्ट देने से क्या होगा कि आप जो इरिटेशन करवा रहे हैं, इंसान के स्टमक के अंदर खाना शाना खाया होगा तो मरीज़ वॉमिट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस तरह दबाएंगे तो फेफड़ों में जो हवा है, जो ऑक्सीजन, वो बाहर की तरफ निकलेगी, तो जो चॉकिंग है वो इजीली रिमूव हो जाती है। आप इस तरह से भी किसी को फर्स्ट एड देते हुए उसकी चॉकिंग को क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक इमरजेंसी अटेंड की, ये वापडा टाउन वाली साइड पे, वाइट यंग बंदा खाना खाने लगा है, तो खाना खाते हुए बाइट अभी मुंह में ली है और वो खा रहा था कलेजी। वो एक ही बाइट उसकी जान ले गई। हमारे जाने तक तो वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन अब उसकी बेटी कह रही थी कि आप ही किसी भी तरह मेरे अब्बू को उठाएं, कुछ भी करें, मेरे अब्बू के गले में नवाला फंसा हुआ है। अब वो जब खाना खा रहा था, बैठ के डेफिनेटली खा रहा था, तो उनको समझ ही नहीं थी कि हमने उसके गले से वो बाइट कैसे निकालनी है। तो क्या किया, बाइट फंसी है, सांस नहीं आ रहा, अब्बू को उठा के लटा दिया, कंप्लीटली बंद। जो हल्का फुल्का बैठने से भी कुछ सांस आ रहा था, वो लेटने से कंप्लीटली चौक हो गया। और आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। 4 से 6 मिनट के अंदर इंसान के जो दिल के खुलिए हैं वो बंद होते हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। हमारी बॉडी सारी सेल्स पे मुश्तमिल है। जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता, वो हिस्सा मुर्दा होना शुरू हो जाता है। तो इंसान का जो दिल है ये भी खुलियों से बना हुआ है, मसल्स है। दिल को पंप करने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल क्या है, वो ब्लड है। क्रोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो जाता है हार्ट के पास, हार्ट उसको पंपिंग करता रहता है। अब अगर हार्ट को पंप नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा, हार्ट कब पंप करेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हार्ट भी काम करना छोड़ गया। अब जब कलेजी गले में फंसी, सांस बंद हुआ, उसको यही अमल करते वो मरीज़ बच सकता था। उसको उठा के ज़मीन पे वो मैंने 4 पे लटा दिया और अब अब्बू बेहोश हो गए और वो कलेजी का नवाला अंदर ही फंसा रह गया। जब रेस्क्यू वाले जब तक पहुँचे हैं तो उस इमरजेंसी में मैं खुद गई हूँ, तो हमारे जाने से पहले तक मरीज़ की डेथ हो चुकी थी। ये भी तो टिकटॉक वीडियोस अपलोड करते हैं, हमें अच्छे को मवाद भी टिकटॉक पे छोड़ना चाहिए कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये तो हमारा छोटा सा मेडिकल का था। अब इसी के साथ फायर एक्सटिंग्विशर। सुबह से हम बिल्डिंग में सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इतने लोग जल गए, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था। देखिए, जितना बड़ा घर होगा उतने हमें उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करने। आइडली तो स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए,
स्मोक हल्की सी भी डिटेक्ट करें तो वो बजना शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है इस बिल्डिंग के अंदर स्मोक है, अब ये अलार्म बज रहा है, इसका मतलब है बिल्डिंग में अंदर आग लग गई है। अब जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है, वो वहाँ पे थोड़ी सी हीट जब उसको मिलती है वो उसमें बल्ब होता है, वो फटता है और वहाँ से शावरिंग शुरू कर देता है। अगर कमरे में कोई भी नहीं है, स्मोक डिटेक्टर लगी हुई है, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वर्क होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी सेफ्टी की तरफ नहीं थी, लेकिन अभी मैडम साहबा की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 112 ने हाई राइज बिल्डिंग को भी नोटिफाई किया और विज़िट कर रहे हैं, और हमारा अब इस पर बहुत स्ट्रिक्टली वर्क चल रहा है। जो बिल्डिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनसेफ हैं उनको हम लेटर भेज रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं कि 2 वीक्स के अंदर आप ये अपने सेफ्टी के मामलात को दुरुस्त फरमाएं, नहीं तो आपकी जो हॉस्पिटल है ये बिल्डिंग उसको सील कर दिया जाएगा। तो रेस्क्यू इस पर काफ़ी काम कर रहा है और ये सारा काम हमारी हुकूमत पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते। लोगों को लगता है कि ये इतना आम सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे कभी आग लगी नहीं, आने वाले दिनों में भी नहीं लग सकती। आग एक छोटे से पैमाने से लगती है, एक हल्की सी चिंगारी, एक हल्का सा शोला आग को बढ़ाता है। तो हादसात हमारे घर में भी हो सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह पे हो सकते हैं, और हमारी ही नाअहलियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम अपने घर के अंदर, बिल्डिंग में तो लगे हुए हैं, मेट्रो बस में भी हैं, हर जगह पे ये एक्सटिंग्विशर हमें लगे मिलते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन अगर हमें ये चलाना नहीं आता, इसके लगने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर माइंड में ये कॉन्सेप्ट है ना कि आग लगेगी तो ये जो सिलेंडर लगा ये फटेगा और वहाँ पे आग बुझ जाएगी, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसका साइज़ कितना को है, लुक लाइक अ डस्टबिन। हर आग छोटे पैमाने पे लगती है, इसका साइज़ भी डस्टबिन के साइज़ जितना है। इट्स मीन कि छोटी सी आग को आप इससे बुझा सकते हैं। अगर आग फुली डेवलप हो गई है, आग के बड़े बड़े फ्लेम शोले नज़र आ रहे हैं, आग के भांबड़ लग गए हैं, तो उस सूरत हाल में आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, करने का फ़ायदा नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले जैसे अभी रिसेंटली भी एक जगह पे आग लगी है, एक लेदर फैक्ट्री थी, लेदर का वहाँ पे वर्क था, तो वहाँ पे आग के इतने इतने शोले हवाओं में उड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्सटिंग्विशर आपकी के लिए सूटेबल नहीं होगा। ये छोटी सी आग के लिए सूटेबल है, और हर आग एक छोटे पैमाने से लगती है। उसको बुझाएं, कैसे बुझाना है, सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो सील लगी है इसको तोड़ना है। उसके बाद ये जो पिन है इसको आपने निकाल देना है। पिन निकाल देंगे, ये इसका है ऑपरेटिंग लीवर ऊपर वाला, ये इसका कैरिंग हैंडल है, यहाँ से आपने पकड़ना है। इससे आपने इसको जब दबाएंगे अंदर से मीडियम निकलेगा। इस नोज़ल को आपने पकड़ना है और आग की जड़ की तरफ निशाना बांधना है। सपोज करें कि ये जो मैनिकेन है ये यहाँ पे आग लगी हुई है, तो मैंने कम से कम 5 से 6 फीट फासले पे खड़े होना है। बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चढ़ जाना कि यहाँ आग लगी तो इसके ऊपर ही खड़े होकर इसको ऑपरेट करो। 5 से 6 फीट डिस्टेंस पे खड़े होते हुए इसको निशाना बांधना है। निशाना बांधने के बाद प्रेस करेंगे, अंदर से मीडियम निकल। नंबर 1, पुल द पिन। सबसे पहले ये आपने पिन तोड़नी है। पिन तोड़ने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या है, ए से एम द बेस ऑफ हाइट। नंबर 3, स्क्वीज द लीवर, या भी आप ये लीवर को दबाना शुरू कर। नंबर 4 एस है साइड स्वीप साइड बाय साइड, यहाँ से भी स्वीप किया, यहाँ से भी स्वीप किया, तो हम इसको स्वीप करके तो फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटी सी आग हमारे करोड़ों रुपए के नुकसानात को बचा सकती है। किस वजह से, अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर आपके दोस्त हैं, मुश्किल में आप ये काम आते हैं, इनको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप घर लेते हैं, इसकी कम से कम ये 2500-3000 रुपये का आता है। 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है। अगर आप किसी जगह पे हैंग कर देते हैं तो घर के अंदर अपनी ख़वातीन को थोड़ा इसका बता दें कि खुदा न खासा मैं घर में नहीं और आग लग जाती है, तो आप इसको ऑपरेट करके अपने घर को महफूज कर सकते हैं। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अंदर 1 kg का DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो को 1500 रुपये का आता है, और जिसकी रिफिलिंग 150-200 रुपये में होती है। आप एक दफ़ा परचेज़ कर लें, इसकी रिफिलिंग 600 रुपये में हो जाती है, उसकी 100 से 150 रुपये में होती है। रिफिलिंग करवा आपकी गाड़ी महफूज है। खुदा ना खासा कहीं पे आग लगती है तो आप खड़े होकर गाड़ी की वीडियो बनाते रहेंगे कि मेरी गाड़ी यहाँ मैंने कॉल की, अब ये मेरी गाड़ी इतनी जली इतनी जली इतनी जली। जब रेस्क्यू वाले आते हैं तो आप कहते हैं जब अब आने का आपको क्या फ़ायदा, अब तो मेरी पूरी गाड़ी जल गई है। बेसिकली हमने अपनी हिफाजती इक़दाम पूरे किए। जब हमने नहीं पूरे किए, हम दूसरे अदारों को ब्लेम तब देना जब अगर हमने अपने हिफाजती इक़दाम पूरे किए हुए, फिर हमारा क्लेम करना भी बनता है। और गवर्नमेंट इसकी तरफ काफ़ी काम कर रही है कि सेफ्टी के ऊपर अब ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी जगह पे, किसी भी बिल्डिंग के
जो इदारे कहते हैं ना कि हमारे पास सेफ्टी, हमारे पास बजट नहीं है, जब थोड़ा सा उनको सख्ती की उनके ऊपर तो बजट भी निकल रहे हैं और लोग अब खुद कहते हैं कि आके हमें ट्रेनिंग करवाएं। हमारे पास है, हमारे पास आगे इतनी लंबी हमारी फाइलें भरी बढ़ गई हैं, हमारी सेफ्टी को चेक करें, हमारी आगे बिल्डिंग चेक करें, हमें बताएं हमने सेफ्टी इकदाम करने क्या। अभी मुझे परसों चौथ भी एक हॉस्पिटल से कॉल आई हुई थी, मैडम हमें बता दें। मैंने कहा सर हम आपके पास इंस्पेक्शन करने आते हैं। नहीं इंस्पेक्शन ना करें अभी, आप बस मुझे बता दें कि मैंने इंस्टॉल क्या क्या कराना है, मैं पहले इंस्टॉल करा लूँ फिर आपकी इंस्पेक्शन करूँ। पता है कि इंस्पेक्शन हो गई तो फिर 2 हफ्ते के अंदर चीज़ें ना पूरी हो तो आपके हॉस्पिटल सील हो जाएगा। तो इससे लोग अब सीरियस हो गए, तो होना भी चाहिए। तो चले हम वो तो अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर हमारी मलकियत है, हमें अपने घर में एक एक्सटिंग्विशर रखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इन केस एमरजेंसी हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।